आज हम लेकर आए हैं समाज की विडंबनाओं को दर्शाती कहानी आखिर क्यों। कहानीकार हैं संध्या श्रीवास्तव। तो आइए सुने कहानी उन्हीं के स्वर में। रक्षाबंधन का त्योहार, कच्चे धागों के पवित्र बंधन का त्योहार। आकाश में बादल छाए हैं, सावन की पूर्णिमा है ना। सूर्य देव के दर्शन शायद ही हों। राखी की ये भीगी भीगी सुबह सबका मन मोह लेती है। आकाश में छाई काली घटा ने बिजली की पायल पहन रखी है। मोहल्ले के सभी घरों में खुशहाली का माहौल है। बच्चे नए कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं। बालिकाओं के तो पैरों की पायल से लेकर बालों में बांधने वाले रंग बिरंगे रिबन तक नए हैं। नए नए परिधान में सुसज्जित भाई बहन के उत्साह के तो कहने ही क्या, बस देखते ही बनता है। हमारे घर में भी पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। अम्मा जी तरह तरह के पकवान बना रही हैं। पंडित घर घर जाकर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। पाटे की राखियों का रंग कलाइयों पर ऐसा सजता है कि कई दिन तक नहीं छूटता। लगता है बांधने वाले के स्नेह और आशीर्वाद से कलाई रंग गई है। ऐसे खुशनुमा माहौल में हम बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती थीं। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। दादी बताती थीं कि पूर्वजों के समय पर कोई दुर्घटना रक्षाबंधन के अवसर पर घटित हो गई थी, इसलिए बहन द्वारा रक्षा सूत्र को बांधने की प्रथा बड़े बुजुर्गों ने समाप्त कर दी। किसी प्रकार का अनिष्ट होने के भय से अम्मा जी ने भी इस परंपरा को समाप्त नहीं किया। हाँ, त्योहार की अन्य औपचारिकताओं का निर्वाह सदैव होता रहा है। आप सोचते होंगे तब तो हमारे भाइयों की कलाई रक्षाबंधन के दिन सूनी रहती होगी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक गोरी गोरी प्यारी सी छोटे कद की कन्या जो छोटी आयु में भी साड़ी पहनती थी, वो राखी बांधने अवश्य आती थी। नाम था नीति। नीति अपने माता पिता की दुलारी इकलौती कन्या थी। पिता शिक्षक थे, बहुत सीधे और सज्जन। माँ एक व्यवहार कुशल गृहिणी थी। नीति मुझसे बड़ी थी, इसलिए मुझे उनका बचपन याद नहीं। सभी बताते हैं कि वो अपनी दादी की भी बहुत लाडली थी। बुंदेलखंड में गाई जाने वाली प्रसिद्ध लोरी सोजा सोजा बारे बीर, बीरन के बलैया ले गए जमुना के तीर, मैंने बाई यानी नीति की दादी के मुख से ही सुनी थी। निश्चय ही बाई नीति को रोज लोरी गाकर सुलाती होंगी। नीति माता पिता और दादी के दुलार में बड़ी होती गई। नीति के मुख से निकली कोई भी फरमाइश अवश्य पूरी हो जाती। वह भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाती, पढ़ती लिखती। नीति की माँ, जिन्हें हम चाची कहते थे, सबके सुख दुख में शामिल होने वाली व्यवहारिक महिला थीं। हमें याद है, हमारी गुड़िया की शादी थी। बारात सजी, घर के पास के छोटे से मैदान में मंडप सजा। हमारे पास खिलौने वाले छोटे छोटे खाना बनाने के लोहे के बर्तन थे। ये बर्तन चित्राजीत जी ने अपनी शादी के बाद हमें ला कर दिए थे। चाची ने बच्चों का मन रखने के लिए उन्हीं बर्तनों में पकवान बनाए, छोटी छोटी पूड़ियाँ तली, फुलौरी पकौड़ी बनाई। गुड़िया की शादी का ये किस्सा उनकी व्यवहारिकता के साथ साथ उनकी सद्भावना और आत्मीयता को भी दर्शाता है। अचानक पता चला चाची की नौकरी लग गई। वह गांव के किसी स्कूल में शिक्षिका हो गईं और गांव नौकरी करने चली गईं। नीति उनकी लाडली बेटी थी। माँ के साथ वह भी चली गई। यहीं से प्रारंभ होती है नीति के पतन की कहानी। माँ का शिक्षिका बनना बेटी की निरक्षरता का कारण बना। माँ तेज तर्रार महिला थी। नौकरी का प्रभाव उन पर नकारात्मक पड़ा। घर परिवार की व्यवस्था से बेखबर, शायद वो केवल अपने बारे में सोचने लगी। छोटी सी नीति गांव में उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे शहर के वातावरण से दूर हो गई। उसकी पढ़ाई छूट गई। बचपन से संभ्रांत वातावरण में रहने वाली नीति अशिक्षा और कुसंस्कार के बीच पिसने लगी। परिवेश बदलने से रहन सहन, वेशभूषा, तौर तरीकों में अंतर आने लगा। इधर माता पिता के बीच मतभेद पनपने लगे।
माता के साथ रहने वाली नीति को किसी ने भी बांदा में रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, वो जब बांदा आती और उस समय रक्षाबंधन होता तो हमारे घर राखी बांधने अवश्य आती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके घर में आए दिन अनीतिपूर्ण घटनाएं घटने लगी, जिनका वर्णन करना मेरे बस में नहीं। पर अनीति की चरम परिणति तो तब देखने को मिली जब नीति की मां ने 12-13 वर्ष की बालिका का विवाह उससे बहुत बड़े आयु के व्यक्ति से तय कर दिया। एक दिन पति की आज्ञा के बिना उसका विवाह भी कर दिया। लाड़ प्यार में पली नीति घर गृहस्थी के बंधन में बंधकर गृहस्थी की गाड़ी अपने कोमल हाथों से खींचने लगी। नीति के पिता के परिवार में उनके रिश्तेदार सभी पढ़े लिखे थे, संभ्रांत थे। किसी ने भी नीति के साथ होने वाली इस अनीति को रोकने की रुचि नहीं दिखाई। वक्त गुजर रहा था, सब सामान्य जीवन जी रहे थे। समय के एक लंबे अंतराल में नीति कहाँ गुम हो गई पता नहीं चला। अचानक एक दिन अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता से मिलने वो बांदा आई। सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। हम भी बड़े हो गए थे और परिस्थितियों को समझने लगे थे। सबके प्रोत्साहन से उसका मायके आना जाना प्रारंभ हो गया था। माँ कहाँ थी किसी को पता नहीं था। माँ के प्रति नीति के मन में अब कोई लगाव नहीं था। वो भी 3 बच्चों की माँ थी, दुनियादारी समझने लगी थी। नीति का अपने पिता के यहाँ आना जाना, जहाँ एक ओर मोहल्ले के सभी लोगों को अच्छा लग रहा था, सभी सोचते थे बिगड़े हुए इस जीवन में पुनः आशा की नई किरण आलोकित हो जाए तो कितना अच्छा हो, वहीं उसके परिवार के सदस्यों को उसकी फिक्र नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि समाज का बल तभी मिल पाता है जब परिवार के सदस्य दीप से दीप जलाने के लिए तत्पर हों। नीति के पिता पक्ष के परिवार के समस्त सदस्य पढ़े लिखे तो थे, समाज सुधार का दावा भी बहुत करते थे, पर भौतिकता में इतने लिप्त थे कि उन्हें अपनी इस गरीब बहन का दुख दिखाई नहीं दिया। हमारे घर बिना किसी रिश्तेदारी के अपने स्नेहिल धागे बांधने वाली नीति अपने रिश्ते के भाइयों को भी राखी बांधती थी। उसके वो भाई उससे आयु में बहुत बड़े थे और ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर पदस्थ थे, साथ ही धन धान्य से पूर्ण थे, पर किसी ने राखी के मूल्य को नहीं चुकाया। पिता की देखरेख के नाम पर उसके पिता की छोटी सी संपत्ति भी हस्तगत कर ली। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई और नीति अकेली हो गई। इस असार संसार की संसारिकता में नीति खो गई। आज नीति कहाँ है मुझे पता नहीं। पिता की मृत्यु के बाद उनका आना जाना अपने मायके नहीं हुआ। उनके रिश्ते के भाई ने पिता का मकान स्वयं ले लिया। इतनी बड़ी दुनिया में वो कहाँ हैं, उनके बच्चे किस स्थिति में हैं, कुछ भी पता नहीं। नीति की कहानी मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि नीति के साथ जो कुछ हुआ क्या होना चाहिए था। माता पिता यदि अपना दायित्व उचित ढंग से न संभाल पाए तो क्या सगे संबंधियों को भी भावनाओं का मोल नहीं समझना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं जिसका आधार ममता, स्नेह और अपनत्व है, जिसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां त्याग सर्वोपरि है। ये अमूल्य संस्कृति हमारे परिवार में पनपती है, जहां दीपावली के दीपक जलते हैं, जहां बुराई रूपी रावण को मारा जाता है, जहां होली की मधुर तान छिड़ती है, जहां रक्षाबंधन के गीत गाए जाते हैं। तब क्यों स्नेह से जलने वाले दीपकों का स्नेह समाप्त होने लगता है? क्यों इंसान का खोखलापन सामने आने लगता है? क्यों बुराई रूपी रावण हर आत्मा में घर करने लगता है? स्नेहिल धागों के बंधन क्यों टूट जाते हैं? जीवन का सहज प्रवाह क्यों फलीभूत नहीं होता? आखिर क्यों? आखिर क्यों?